हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विश्वास शर्मा। मैं यहाँ स्वागत करता हूँ आप सभी बच्चों का, आप ही के अपनी एजुकेशन अब जेई क्लासेस मेरठ में। मैं यहाँ आप सभी बच्चों को पढ़ाता हूँ प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जिसका हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 यानी जिसका नाम क्या था बच्चों? पीपीसी। चैप्टर 1 का जो नाम है, जो हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके कुछ लेक्चर्स भी हमने देख लिए। क्या है? प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो ये तीन चीजें हमारी पहले पहले वाले चैप्टर में है जो हमें सीखनी है। इसमें हम प्रोडक्शन की परिभाषा, प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, वो सब हम देख चुके हैं बच्चों पिछले वाले लेक्चर में। प्लानिंग क्या होती है वो भी हम देख चुके हैं। प्लानिंग हम किस तरीके से करते हैं, कैसे फोरकास्टिंग की हेल्प से हम प्लानिंग कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्री में किसी भी एलिमेंट या किसी भी उत्पाद की खपत बढ़ाने के लिए। और उसके बाद कंट्रोल भी हम देख चुके हैं कि कैसे हम इन्वेंटरी कंट्रोल और प्रोडक्शन मैनेजमेंट का रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी उत्पाद के कंट्रोलिंग एलिमेंट्स में। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमें इसी के ही आगे बढ़ते हुए क्या देखना है बच्चों? इसके आगे बढ़ते हुए हमें देखना है, आज हम देखेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस। और सेकंड टॉपिक देखेंगे गैंट चार्ट। गैंट चार्ट, ठीक है। ये दो चीजें हमें देखनी है। कौन कौन सी? एक देखनी है ब्रेक इवन एनालिसिस, दूसरी देखनी है बच्चों गैंट चार्ट। इन दोनों को हम अच्छे से समझेंगे, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है और गैंट चार्ट क्या होता है। चलिए देख लेते हैं। अगर मैं यहां से आपको ब्रेक इवन एनालिसिस दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ये क्या है बच्चों? ब्रेक इवन एनालिसिस है। इसको हमें स्टडी करना है, क्या होता है ये ब्रेक इवन एनालिसिस। तो टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस होता क्या है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल के साथ हम इसी वाले डायग्राम को, जो ये डायग्राम आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसको कोरिलेट करेंगे। देखिए, फिर से मैं वही एग्जांपल देता हूं जो आपको अभी तक इस चैप्टर में देता हुआ आया हूं। बेसिकली हम दो सिर्फ दो ही एग्जांपल से खेलते हुए हमने ये पूरा चैप्टर निपटा दिया है। तो वही एग्जांपल हम रिपीट करते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है? मान लीजिए एक कंपनी है, एक कंपनी है, एक कंपनी है जिसका नाम है आईफोन, एप्पल। ठीक है, एप्पल। और वो कंपनी फोन बनाती है और अपने फोन का नाम रखती है आईफोन। क्या रखती है? आईफोन। ठीक है। अब आईफोन को बनाने के लिए सब कुछ मिला जुगा, सब एक आईफोन को बनाने के लिए, यानी एक आईफोन को बनाने के लिए, वन आईफोन बनाने के लिए मैं ले लेता हूँ आईफोन 12। ठीक है, आईफोन 12 बना रही है कंपनी, आईफोन 12 बना रही है। आईफोन 12 को बनाने के लिए कंपनी को जो पैसा लगता है, कंपनी जो खर्च करती है पैसा, एप्पल जो खर्च करता है पैसा, फॉर एग्जांपल वो खर्च करता है 40,000, 40,000 रुपीज। ठीक है, 40,000 रुपीज खर्च होते हैं। मान लीजिए एक एप्पल आईफोन को बनाने के लिए 40,000 रुपीज खर्च होते हैं। क्या खर्च होते हैं? 40,000 रुपीज खर्च होते हैं। और फॉर एग्जाम्पल इन्होंने 10,000 फोन बनाए, 10,000
फोन्स बनाए तो इनकी कॉस्टिंग क्या हो जाएगी, 40,000 एक आईफोन बनाने के लिए इंटू 10,000। ठीक है, तो क्या हो गया, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी 40 करोड़, 40 करोड़ की लागत में इन्होंने 10,000 फोन बनाए। कितने, 40 करोड़ की लागत में इन्होंने 10,000 आईफोन्स का मैन्युफैक्चरिंग किया। ये 40,000 एक आईफोन बनाने के लिए कॉस्ट जो आ रही है उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, यानी 40,000 में इस आईफोन के अंदर यूज होने वाली चिप भी, कैमरे का लेंस भी, कैमरे फोन की बॉडी भी, इंजीनियर की सैलरी भी, सब कुछ एक कम्युलेटिव अमाउंट में 40,000 में आईफोन बन करके तैयार होता है। ठीक है, मान लिया 40,000 में बन के तैयार होता है। अब इन्होंने ये 10,000 फोन मार्केट में उतारे, मतलब एक तरीके से 40 करोड़ रुपए मार्केट में उतारे। कितने, 40 करोड़ रुपए, 40 करोड़ रुपीस इन्होंने मार्केट में उतार दिए 10,000 फोन्स आईफोन बनाने के बाद, जिसमें एक आईफोन बनाने की कीमत 40,000 रुपए आएगी। ठीक है, अब ये जो आईफोन है ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है, 40,000। अगर इसकी सेलिंग कॉस्ट देखें, सेलिंग कॉस्ट कितनी है, मान लीजिए आईफोन 12 सेल हो रहा है 85,000 में, 85,000 कितने, 85,000 में, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट हो रहा है, लगभग लगभग डबल का प्रॉफिट हो रहा है ना। पर क्या हो अगर एक हम केस ये मान लें, क्या हो कि अगर 40,000 के ही 40,000 की लागत में, 40 करोड़ की लागत में 10,000 फोन बिके, मतलब बने, और आईफोन की सेल घटते 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 इतनी आ गई कि वो 85,000 से ना बिक के अब ये 40,000 में ही बिक रहा है, 40,000 में ही बिक रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस कॉस्ट पे अगर मैन्युफैक्चरिंग होगी और इसी कॉस्ट पे आईफोन 12 बिकेगा तो एप्पल को ना तो फायदा होगा ना नुकसान होगा। सिर्फ एप्पल क्या करेगा, सिर्फ एप्पल उस केस में जितनी उसकी लागत लगी उतना ही पैसा निकाल पाएगा। क्या, फिर से सुनिए, क्या हो अगर आईफोन 12 85,000 का ना बिके से 40,000 का बिके, मतलब लोग उसे खरीदे ही ना 85,000 में, और वो अपने पैसे कम करते 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 यानी डिस्काउंट देते देते 40,000 में फोन देने लगे, तो क्या होगा कि 40,000 में आईफोन बना, 40,000 में ही सेल हुआ, तो इस केस में एप्पल को ना तो नुकसान हो रहा है ना ही प्रॉफिट हो रहा है। यानी उस केस में जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट के बराबर होगी तो एप्पल को ना तो प्रॉफिट होगा यानी नो प्रॉफिट, और नो लॉस, नो लॉस। ठीक है, ना तो प्रॉफिट होगा बच्चों ना ही लॉस होगा। तो ये दो केस बन के आएंगे कि ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है, अगर मिनिमम कॉस्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो सेलिंग कॉस्ट के बराबर आ जाती है किसी उत्पाद की। अगर क्या हो, इससे भी अगर बुरा क्या हो सकता है कि अगर 85,000 की बेचने की वो कोशिश करें और 40,000 भी ना बिके और वो बिक रहा है अब 25,000 में, एप्पल की इतनी बुरी हालत हो गई कि वो अब 40,000, मतलब जितनी एप्पल की लागत आ रही है, जितना एक एप्पल के 12 के आईफोन को बनाने में पैसा लग रहा है उससे भी नीचे बिकेगा। अगर उससे भी नीचे बिक रहा है तो बहुत ही सरल भाषा में ये कहा जा सकता है कि एप्पल लॉस में होगा। क्या होगा, एप्पल लॉस में होगा। वैसे ऐसा कभी होता नहीं, एप्पल का रेवेन्यू 2 to 3 टाइम्स होता है, पर एप्पल लॉस में होगा उस केस में। ठीक है, तो यहां पे 3 केस बन जाते हैं, यहां पे 3 केस बन जाते हैं अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट
मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ग्रेटर देन है सेलिंग कॉस्ट के, सेलिंग कॉस्ट के, ठीक है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इक्वल टू है सेलिंग कॉस्ट के, और अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेस देन है सेलिंग कॉस्ट के, सेलिंग कॉस्ट के, ठीक है। तो ये तीन केस बन गए। अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ग्रेटर है किसके, सेलिंग कॉस्ट के, तो बच्चों यहां पे बहुत क्लियरली आप देख पाएंगे क्या होगा, लॉस होगा, लॉस होगा, ठीक है। अगर ये यहां पे दोनों बराबर हैं तो नो प्रॉफिट, नो लॉस होगा, ठीक है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है और सेलिंग कॉस्ट ज्यादा है तो यहां पर भी क्या होगा, प्रॉफिट होगा, यहां पर भी प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां तक क्लियर हो गई होगी। अब इस केस में ये वाला जो केस बनता है, ये वाला, ये कौन सा है, ये केस 1 है, ये केस 2 है, और ये केस 3 है, ठीक है। तो इस केस में ये वाला जो केस 2 है बच्चों, ये वाला जो केस 2 है, ये वाला जो केस 2 होता है, यही होता है ब्रेक इवन केस। ब्रेक इवन केस, ब्रेक इवन केस यानी, ब्रेक इवन केस मतलब ऐसा केस या ऐसा पॉइंट, यानी ब्रेक इवन केस में मिलने वाला जो पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। यानी ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जो केस 2 में हो, और केस 2 कौन सा है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट के बराबर हो, और उस केस में कंपनी सिर्फ अपना रेवेन्यू यानी जितनी उसकी लागत आई है उस उत्पाद को बनाने की, वही सिर्फ वही पैसा निकाल पाए मार्केट से। यानी वो जो उत्पाद है जो जिसमें कंपनी ने लागत लगाई है, उसको जब मार्केट में उतारा कंपनी ने, तो उस उत्पाद ने सिर्फ इतना ही पैसा कमाया, और इतना ही पैसा कमा करके मार्केट को दिया जितनी सिर्फ कंपनी की लागत आई है। उस वैल्यू को, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। इससे, इस पॉइंट से इधर, इस पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं, या रीजन को क्या कहते हैं, लॉस, और ऊपर वाले रीजन को प्रॉफिट। क्या कहते हैं, प्रॉफिट। आगे देख लेते हैं। देखिए जैसे मैंने यहां पे आपको बताया, एक चीज और देख लेते हैं। एक चीज और देख लेते हैं बच्चों, इसके वाई एक्सिस पे अगर हम यहां पे देखें, यहां पर इसके वाई एक्सिस पे आप देख पा रहे हैं पैसा है। इसके वाई एक्सिस पे क्या है, पैसा है। वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे क्या है, पैसा है, रेवेन्यू है। रेवेन्यू का मतलब जो उत्पाद हमें पैसा निकाल के, या कंपनी को पैसा निकाल के दे रहा है। और एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है, यूनिट सोल्ड है। यानी उत्पाद की कितनी वैल्यू, उत्पाद के कितनी नंबर्स यूनिट सोल्ड हुए हैं। जैसे आईफोन है, आईफोन के अगर 10,000 यूनिट सोल्ड हुए हैं तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितने हो जाएंगे, 10,000, ठीक है। अच्छा, जब मैंने आपको यहाँ पे ये बताया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो उसमें मैंने सब कुछ इंक्लूड कर दिया, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। आई होप ये चीज आपको यहाँ तक क्लियर होगी। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो समय के साथ बदलती रहती है, जबकि फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है, जो फिक्स्ड होती है, आपने एक बार इंस्टॉल कर दिया तो उसकी कॉस्ट वही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, एक्स वाई एक्सिस पे रेवेन्यू, एक्स एक्सिस पे यूनिट सोल्ड, तो यहां से ये रेवेन्यू का ग्राफ है। ये क्या है, रेवेन्यू। रेवेन्यू जीरो से स्टार्ट होगा, और
ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ये रेवेन्यू की लाइन है, ये क्या है, ये कॉस्ट की लाइन है, ये कॉस्ट की लाइन है, ये कॉस्ट की लाइन है, ठीक है, ये रेवेन्यू की लाइन है। जहां पे ये कट होंगे, जहां पे ये पॉइंट कट होगा, वो क्या कहलाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। तो ये चीज आपको यहां तक क्लियर हो गई होगी। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है, वो बिंदु होता है रेवेन्यू वर्सेस यूनिट सोल्ड के कर्व में या ग्राफ में, जिस बिंदु पर कंपनी को ना तो नुकसान हो ना ही फायदा हो, सिर्फ उसका उतना ही पैसा मार्केट से आ पाए, यानी उत्पाद उसे उतना ही मार्केट से पैसा निकलवा पाए जितना उस कंपनी का उस उत्पाद को बनाने में लगा है, ठीक है। तो ये हो गया ब्रेक इवन एनालिसिस। अब बात कर लेते हैं अगला। अगला एक टॉपिक और आता है, वो क्या आता है बच्चों, वो आता है गैंट चार्ट। क्या आता है, गैंट चार्ट। गैंट चार्ट, गैंट चार्ट क्या होता है, अगर हम बात करें यहां पर, गैंट चार्ट जो है वो हेनरी गैंट ने दिया था अराउंड 1915, 1915 में दिया था। किस में दिया था, अराउंड 1915 में हेनरी गैंट ने एक गैंट चार्ट दिया, और उस गैंट चार्ट यानी उस चार्ट को अपने ही नाम से पब्लिश कराया। और उस चार्ट में हेनरी गैंट ने यह समझाने की कोशिश की कि अगर मेरे पास टास्क हो, यानी एक कंपनी को कितने टास्क करने, एक कंपनी में कितने टास्कों ने, कितने टास्क हैं, या आप यहां पे प्रोजेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, या वर्क शेड्यूल लिख सकते हैं। अगर कंपनी को यह पता है कि उसके पास इन तीनों में से कुछ भी एक हो, तीनों लगभग लगभग एक ही है, और कंपनी को यह भी पता हो कि उसके पास टाइम कितना है, टाइम कितना है, तो इन दोनों पॉइंट से, इन दोनों टर्म से हम या वो कंपनी एक चार्ट तैयार कर सकती है। उस चार्ट का नाम गैंट चार्ट होता है। क्या होता है, गैंट चार्ट होता है। अभी देखते हैं। ऐसे, ये क्या है बच्चों, गैंट चार्ट है। गैंट चार्ट का एक मॉडल है। क्या है, गैंट चार्ट का मॉडल है। आप यहां पे देख पा रहे हैं, वर्टिकल एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे टास्क के नाम दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, टास्क के नाम दिए हुए हैं। ये क्या है, वर्टिकल एक्सिस है। वर्टिकल एक्सिस है। ये क्या है, टाइम है। ये टाइम पीरियड है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है बच्चों, जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक एग्जांपल से समझते हैं गैंट चार्ट। गैंट चार्ट, मान लीजिए डीएमआरसी का काम चल रहा है दिल्ली में। जब डीएमआरसी का काम चल रहा होगा तो डीएमआरसी के काम में बहुत चीजें देखी गई होंगी, जैसे जैसे पुल बने होंगे, ब्रिजेस बने होंगे, ठीक है। उसके बाद और क्या बना होगा, स्टेशंस बने होंगे। उसके बाद और क्या बना होगा, लाइन बनी होगी,
लाइन या ट्रैक्स बने होंगे, ऑफिसेस बने होंगे, मेट्रो तैयार हुई होगी, मेट्रो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे टास्क हैं जो डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जब बन रहा था, जब दिल्ली में काम चल रहा था, तो ये कुछ ऐसे टास्क हैं जो डीएमआरसी के इंजीनियर्स ने पहचाने होंगे कि हमें ये चीजें बनानी है। तो जब इसका निर्णय लिया होगा तो इस डिसीजन में ये भी देखा गया होगा कि ब्रिज को हम यानी जो पुल होते हैं उनको हम कितने 1.5 ईयर्स में बना लेंगे, स्टेशंस को हमें 6 मंथ्स लगेंगे। ठीक है, रेलवे लाइन या ट्रैक्स को हमें 6 मंथ्स लगेंगे, ऑफिस को बनाने में हमें 3 मंथ्स लगेंगे, और मेट्रो को तैयार करने में हमें लगभग 1 ईयर लगेगा, 1 ईयर लगेगा। ठीक है, 1 ईयर लगेगा। तो ये कुछ टाइम पीरियड, बिल्कुल इन्होंने टाइम पीरियड लिया होगा कि ब्रिज को बनाने में 1.5 साल, स्टेशन, लाइन, ट्रैक, ऑफिसेज, मेट्रो। तो अगर मैं बोलूं कि ये टास्क हैं और ये इनके टाइम पीरियड है, तो एक ऐसा चार्ट बना दिया होगा। ये तो कुछ ही वेरिएबल है, कुछ ही चीजें हैं, इन्हीं के साथ और भी नीचे चीजें होंगी और इन्हीं के साथ टाइम पीरियड भी होगा इधर। तो इस टाइप के चार्ट को हम क्या कहते हैं? गैंट चार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? गैंट चार्ट कहते हैं। ठीक है, यहां पे आप देखिए, जब यहां पे डीएमआरसी ने मेट्रो बनाने की तैयारी की होगी तो सबसे पहले उसकी प्लानिंग हुई होगी कि डीएमआरसी को तैयार कैसे करना है, कौन कौन सा रूट लेना है, कौन कौन से रास्ते से मेट्रो जाएगी, उस पर कितना टाइम लगेगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेशन है, उन सब की प्लानिंग हुई होगी ऑन पेपर पर उसकी प्लानिंग हुई होगी। फिर प्लानिंग करके रिसर्च की होगी, रिसर्च में भी एक टाइम अलॉट किया होगा कि भाई इतने टाइम से इतने टाइम तक हमें रिसर्च करनी है। उस रिसर्च में क्या हुआ होगा कि वहाँ की मिट्टी देखी होगी कि वहाँ की मिट्टी, दिल्ली की मिट्टी क्या पुल बनाने के लिए सुविधाजनक है या नहीं है, कौन से रास्ते से कितना लंबा पुल जाएगा, कौन सा मटेरियल यूज होगा, तो उस सब की रिसर्च लगी होगी। उसके बाद डिजाइन, पुल का डिजाइन कैसा होगा, ऑफिसेस का डिजाइन कैसा होगा, कौन से मेट्रो स्टेशन पे किस टाइप का ऑफिस बनेगा। ठीक है, जो ओवरहेड रूफ है मेट्रो की, उसका डिजाइन कैसा होगा। फिर जब ये तीनों चीजें बन के तैयार, तीनों चीजों पे ध्यान दे लिया होगा, उसके बाद इनको इम्प्लीमेंट किया होगा। देखिए हर एक चीज का एक टाइम पीरियड दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, इम्प्लीमेंट किया होगा कि भाई हमने ऑन पेपर ये सब चीजें कर ली, क्यों ना अब हम इन्हें असलियत में लागू करें। तो यहाँ पे इन 3 चीजों को अप्लाई करके इम्प्लीमेंट किया होगा और इम्प्लीमेंट करके उसका फॉलोअप दिया होगा कि भाई हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, और इम्प्लीमेंट करके जो हमने डिजाइन, प्लानिंग, रिसर्च और डिजाइन किया था और उसको इम्प्लीमेंट किया, तो उसका फॉलोअप मतलब फीडबैक कि आपने इम्प्लीमेंट करते वक्त इन तीनों चीजों पर जब ध्यान दिया होगा तो इनसे इम्प्लीमेंटेशन कितना अलग हुआ या उतना ही बिल्कुल सेम टू सेम लेवल पे आप बना पाए जो आपने प्लानिंग, रिसर्च और डिजाइनिंग की है। ठीक है, तो यहां पे ये चीज क्या है? गैंट चार्ट। गैंट चार्ट में क्या होता है? गैंट चार्ट में वर्टिकल एक्सिस पे टास्क होते हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम पीरियड होता है। तो यहां पर आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको ये चीज यहां तक सेशन क्लियर समझ में आया हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन यूज करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।